नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। नैनीताल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 की शुरुआत। आवास योजना से बाहर रहेंगे उच्च आय, सरकारी कर्मचारी और मोटर युक्त वाहन वाले परिवार। हरिद्वार में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। पंजीकरण और अनुमति न लेने वाले 60 अवैध मदरसे हुए सील। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर टिहरी नगर पालिका में चलाया गया स्वच्छता अभियान। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लोगों को जैविक और अजैविक कूड़े को अलग करने की गई अपील। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 की शुरुआत की जा चुकी है। इस सर्वे के तहत जनपद के सभी विकास खंडों में स्थित ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सर्वेयर नियुक्त किया गया है और कुल 474 सर्वेयर इस कार्य में जुटे हुए हैं। इस सर्वे के दौरान सर्वेयर परिवारों से आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे और उसकी सत्यता का परीक्षण करेंगे। सर्वे का कार्य पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा ताकि कार्य में पारदर्शिता और गति बनी रहे। इस सर्वे के दौरान वे परिवार जिनके पास मोटर युक्त वाहन, सरकारी कर्मचारी सदस्य, 15,000 रुपए से अधिक प्रति माह आय वाले सदस्य, आयकर अदा करने वाले सदस्य या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार हैं, उन्हें योजना से बाहर रखा जाएगा। नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि हमने आवास प्लस सर्वे को पारदर्शी और गति से पूरा करने के लिए आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन को लागू किया है। इस एप्लीकेशन का उपयोग सर्वेयरों के साथ साथ ग्रामीण परिवार भी सेल्फ सर्वे के रूप में कर सकते हैं, जिसमें आधार नंबर के जरिए जानकारी भरी जा सकती है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 चरण में, जिसको आवास प्लस 2024 भी कहा जाता है, इसके तहत नया सर्वे शुरू है जिसमें 774 सर्वेयर्स अपॉइंट किए हैं जो गांव-गांव जाके आवासहीन परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं या जिनके पास कच्चा मकान है उनका नाम उसमें ऐड कर रहे हैं जिससे उनको नया आवास दिया जा सके। इसमें वो समस्त लोग एलिजिबल हैं जिनके पास 4 पहिए का वाहन नहीं है, जिनकी 50 नाली से कम सिंचित भूमि है या जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस संबंध में आवास प्लस एक हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं या हमारे ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,30,000 है। इसके अलावा 95 डेज का मनरेगा की मजदूरी और 12,000 का शौचालय भी इसके साथ अटैच है। वो भी समस्त पैसा मानकानुसार लाभार्थियों को ट्रांसफर किया जाएगा। इस सर्वे के आधार पर विकास खंड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद ग्राम पंचायत की खुली बैठक में SC, ST, OBC वर्गीकरण के अनुसार लाभार्थियों की वरीयता तय की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 2029 तक सभी पात्र परिवारों को लाभ देने की योजना है। हरिद्वार में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ प्रशासन का कड़ा अभियान जारी है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। ये कार्रवाई बिना पंजीकरण और सरकारी अनुमति के चल रहे मदरसों के खिलाफ की जा रही है। प्रशासन ने सभी तहसीलों हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और भगवानपुर में अवैध मदरसों की जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कहा कि हमने 1 माह पहले से मदरसों की जांच शुरू कर दी थी। जो मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे थे उन्हें पंजीकरण कराने और सरकारी अनुमति लेने के लिए कहा गया था, लेकिन 1 माह बाद भी जिन मदरसों ने पंजीकरण नहीं कराया या सरकारी अनुमति नहीं ली उन्हें सील किया जा रहा है। हरिद्वार में लगभग 60 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है।
वहीं हरिद्वार में इस अभियान को लीड कर रही तहसीलदार प्रियंका रानी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसों का पंजीकरण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में हो। ये पंजीकरण अनिवार्य है ताकि सरकारी रिकॉर्ड में वे शामिल हो सकें और पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की गुणवत्ता बनी रहे। यदि कोई मदरसा अवैध रूप से चल रहा है और उसका पंजीकरण नहीं है तो उसे सील किया जा रहा है। एक कैंपस में, क्योंकि कैंपस में मस्जिद भी संचालित थी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे मदरसे का वर्तमान में संचालन नहीं हो रहा है और उनको हिदायत भी दी गई है कि यदि भविष्य में आप मदरसे का संचालन करेंगे तो बिना पंजीकरण के नहीं करेंगे, है ना। तो बाकी भी जो मदरसे हमने देखे हैं उनका किसी का चूँकि पंजीकरण नहीं है और मौके पर संचालित पाए गए हैं, इसीलिए उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। उनके लिए एक गवर्नमेंट के स्तर से पहले से व्यवस्था स्थापित है कि मदरसों का जो है वो जो पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, वो लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें और यदि किसी के द्वारा अप्लाई किया गया है और उसमें यदि उनके कागजातों में कोई कमियां हैं तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरे साथ भी हैं, इस टीम में मौजूद हैं और उनको बताया भी गया है, सभी लोगों को नोटिस देते हुए अवगत कराया गया है कि आप जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। यदि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो पंजीकरण कराएं। यदि आपने आवेदन किया है और वर्तमान तक नहीं हो पाया है तो आप जो है मैडम से मिलने, इनसे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से, आपके कोई कागज पूरे नहीं है तो उसको पूरे करवा लें। और इनसे भी अब कहा गया है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी कि यदि जिसके मानक पूरे हैं मान लिया तो उनका पंजीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ा दें और यदि किसी के मानक पूरे नहीं है तो निरस्तीकरण के लिए संस्तुति कर दें। मतलब क्योंकि इस कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जितने भी मदरसे संचालित हैं तो वो जो है एक तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आ जाएं, उनका पंजीकरण हो जाए और मानकों को पूरा करें। यदि पंजीकरण ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है उनको उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाएगी ना। तो उद्देश्य केवल यही है कि मदरसे जो संचालित हों वो सही तरीके से संचालित हो जिससे कि पब्लिक को उनका लाभ मिल पाए। बिल्कुल पर्पज़ है आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जो मदरसों में जो भी शिक्षा दी जाए वो आधुनिक शिक्षा के अनुकूल हो, वहाँ पे अच्छा वातावरण हो, जो भी बच्चे आएँ उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, सारी बातों का ध्यान रखा जाए। केवल एकमात्र उद्देश्य यही है। ये कार्रवाई हरिद्वार प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों की पहचान और उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से मदरसों में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर पालिका परिषद टिहरी के वार्ड नंबर 7 से वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान लोगों को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों को जागरूक करते हुए जैविक, अजैविक कूड़े एवं सैनिटरी वेस्ट को घर से ही अलग कर कूड़ा वाहन में लगाए गए 3 अलग अलग बॉक्सों में डालने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद से नई टिहरी में अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित करने की बात कही, जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आए। देखिए, पूरे जनपद में जो सोर्स पे जो वेस्ट का सेग्रीगेशन है उसके लिए मुहिम चलाई जा रही है और इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा और सैनिटरी कचरा जो है उसको अलग अलग करने के लिए अवेयरनेस के लिए आज वार्ड नंबर 6 में ये ड्राइव चलाई गई, जिसमें कि महिलाओं को समझाया भी गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो सफाई अभियान है सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने का, वो भी पूरे नगर निकायों में अलग अलग जगह क्रियान्वित किया जाए। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मोहन रावत ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि नगर पालिका में एक अतिरिक्त वाहन नगर में तैनात होगा जो घरों से बचे हुए खाद्य पदार्थ को एकत्रित करेगा। इस खाद्य सामग्री को गौशाला में भेजा जाएगा। नगर पालिका प्रयासत है कि टिहरी स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और स्वच्छ रहे। और आज माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं मिसेज दीक्षित जी जिस तरह से जनता को जागरूक करने आए हैं कूड़े के सेग्रीगेशन के मामले में, इससे टिहरी की जनता को समझना चाहिए कि टिहरी को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाना अब जनता का काम हो गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी मिसेज का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो जनता को जागरूक किया। निश्चित तौर पर यह पहल अब जनता में एक अवेयरनेस लेके आएगी और टिहरी को बहुत सुंदर, सुस्त और स्वच्छ बनाने में भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक प्रज्ञा दीक्षित ने नैपकिन वेस्ट के उचित निपटान के संबंध में जानकारी दी। जैविक कूड़े को सेग्रीगेट तो कर ही रहे हैं, साथ में जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है जो रेड वेस्ट की श्रेणी में आता है उसे भी घर से अलग करके लाएं। रेड वेस्ट में बच्चों के डायपर्स, महिलाओं का महावरी का वेस्ट, सुइयाँ, इंजेक्शंस, पट्टियाँ आदि आता है और उसे वो घर से ही अलग करके। स्थानीय निवासी आशा चमोली ने कहा कि सभी लोग अपने अपने स्तर से सफाई अभियान का हिस्सा बने जिससे स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके। और आज हमारे जिलाधिकारी जी बहुत से हमारे
महान आगंतुक सज्जन यहाँ पे आए हैं, डीएम साहब आए हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जब हम अपने आप सफाई करेंगे तो दूसरा भी तभी करेगा। शुरुआत अपने से होती है, किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि दूसरा परिवर्तन करेगा। खुद पे परिवर्तन करेंगे तो दूसरे पे परिवर्तन खुद ही हो जाएगा। इसलिए स्वच्छ भारत बनाना है तो सबको जागरूक रहना है। हल्द्वानी शहर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला हल्द्वानी के कमलुआ गाजा रोड का है, जहां एक तेज रफ्तार मालवाहक वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को अपनी हिरासत में लिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके कारण ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।